गोरी बहू ने मनाई देवर के साथ सुहाग रात। गोरी चिट्टी राधिका अपने कमरे में हर एक सामान को गिराकर अपनी माँ श्वेता से कहती है, माँ, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अरे जरा मुझे देखिए, मैं कितनी सुंदर हूँ कि मैं किसी अमीर घर जा सकती हूँ और मैं एक अच्छा पति डिजर्व करती हूँ, ना कि काले भुट्टे जैसा। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। राधिका, सिर्फ रूप सलोना रखने से ही इंसान अच्छा नहीं हो जाता। इंसान को पहचानने के लिए उसके दिल को परखना पड़ता है। और जहाँ तक मैंने शुभम बेटे से बात की है, वो बहुत अच्छे हैं, तुझे खुश रखेंगे। ससुराल भी बहुत अच्छा है, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। माँ, मुझे आपकी ये किताबी बातें समझ नहीं आती और इनका आज के जमाने में कोई मोल नहीं है। तुझे मेरी कसम राधिका, तुझे ये शादी करनी ही होगी। मैं नहीं चाहती तू मेरे और अपने पिताजी की नाक कटवा दे। गुस्से में राधिका बिस्तर पर तकिया फेंकती है और रोने लगती है। वहीं श्वेता दरवाजा बंद करके चली जाती है। अगले हफ्ते ही सांवले शुभम की गोरी चिट्टी राधिका से शादी हो जाती है और सास कमला अपनी बहू का गृह प्रवेश करके उसकी नजर उतारती है। थू थू थू, मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। बिल्कुल चमकते चांदनी जैसी रोशनी है तेरे चेहरे पर राधिका बहू। और खुद का बेटा तो पता नहीं कौन सी कोयले की खान से निकाल कर लाई है। जी माँ जी। कमला, हाथ पर दिया रखकर बहू ढूंढने गई थी क्या? हमारा शुभम तो बिल्कुल कृष्ण की छवि जैसा है, सांवला, और बहू लाया है राधा जैसी गोरी। वाह वाह वाह। हाँ, भले ही दोनों का संगम नहीं हो रहा हो, साथ खड़े रहने पर। वाह शुभम बेटा, क्या किस्मत पाई है तूने। सब माँ की वजह से हो रहा है। अब मैं कहीं भी जाऊंगी तो ऐसे काले पति को लेकर जाऊंगी क्या अपने साथ? मेरा तो शादी के बाद पति के साथ रोमांस करने का सपना ही टूट गया। बस बस, अब तुम मेरे बेटे की टांग मत खींचो। जाओ, तुम दोनों आराम करो। कुछ देर बाद बहू बेटे अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ शुभम राधिका का घूंघट उठाने की कोशिश करता है। उससे पहले राधिका अपना घूंघट उठाकर गुस्से में कहती है, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना तुम। अरे जरा अपनी सूरत तो देखो और मुझे देखो। मेरा तुम्हारे साथ कोई मैच नहीं है। माँ की कसम की वजह से मैंने ये शादी कर ली। राधिका जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? ऐसा भी क्या है जो हम दोनों मैच नहीं हो पा रहे? क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा क्या है, तुम काले हो और मैं गोरी हूँ? मेरे सारे सपने टूट गए, पति वाले, जो शादी के बाद हर लड़की के होते हैं। OMG, तुम्हारे साथ कहीं जा भी नहीं सकती हूँ। आपको मेरे रंग से परेशानी है तो मैं मुल्तानी मिट्टी लगा लेता हूँ। रोज लगाऊंगा, धीरे धीरे असर हो जाएगा। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मुल्तानी मिट्टी है, वो सर्जरी नहीं जो तुम्हारा रंग बदल जाएगा। एंड जस्ट शट अप, मुझे सोने दो। राधिका शुभम पर चिल्लाकर अपनी गहने उतारकर सो जाती है। शुभम खुद को आईने में देखकर अपने रंग पर गौर करने लगता है। कान्हा जी, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि स्कूल में भी सब मेरा मजाक उड़ाते थे? सोचा शादी के बाद मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, पर मेरी पत्नी ही मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। क्या मैं ऐसे ही रहूंगा? आप भी तो ऐसे थे कान्हा जी। आपकी तो बहुत सारी पत्नियां थीं, गोपी थी और राधा भी। आपको प्यार करती थी वो सब। तो धरती पर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों? आंखों में आंसू लिए शुभम वहीं बैठकर सो जाता है। अगले दिन राधिका मजबूरन जल्दी उठकर बहू की जिम्मेदारी पूरी करती है। खाना बनाकर टेबल पर लगाती है और सब खाना खाते हैं। बहू, तुझे किसी चीज की परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं माँ जी, ये लीजिए आलू के पराठे। राधिका, मुझे भी पराठे दे दीजिए। ये लीजिए, इसमें से आप खुद ले लीजिए। राधिका का ऐसा स्वभाव देखकर शुभम को रात की बात याद आ जाती है। बहू, तो मेरे छोटे बेटे से तो मिली नहीं है। उसका एग्जाम खत्म हो गया है, वो वापस आ रहा है। उसे रसमलाई बहुत पसंद है, तो तू वही बना लेना। हाँ, यही काम रह गया है इनके बेटों की खिदमत करने का। जी माँ जी, बना लूंगी। शाम हो जाती है। राधिका देवर के लिए स्वादिष्ट पकवान तैयार कर लेती है। दरवाजे पर दस्तक होने पर राधिका जैसे ही दरवाजा खोलती है तो एक सुंदर से लड़के को देखती है, जिसे देखती ही रह जाती है। आप कौन? मेरा राजकुमार आ गया। अरे बहू, ये तेरा देवर है निखिल। भाभी नमस्ते, माफ कीजिएगा, शादी पर मौजूद नहीं हो पाया। कोई नहीं कोई नहीं, अब तुम आ गए हो ना, सारी कमी पूरी हो जाएगी। मेरा देवर कितना हैंडसम है। काश मेरी शादी इसी से हो जाती। लगता ही नहीं है दोनों भाई को देखकर कि ये भाई हैं।
अरे आजा मेरे भाई, गले तो लग जा। हाँ भैया। बहू, इनके लिए खाना पीना लगा दे। फिर सास के कहने पर वो खाना लगा देती है, जिसे सब चाव से खाते हैं। तो वहीं अपने गोरे चिट्टे देवर को देखकर राधिका का दिल डोल जाता है। उसका हाथ छूते हुए रसमलाई उसे देती है। ये लीजिए देवर जी, रसमलाई लीजिए। इनफैक्ट मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ आपको। राधिका की हरकत का अभी किसी को असली सच पता नहीं होता है। सब बैठकर बहुत बातचीत करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर वो शुभम का बिल्कुल काम नहीं करती थी, ना उसकी कोई बात सुनती थी। अगली सुबह जब वो आटा गूंथ रही थी तभी देवर आ जाता है। उसे देखकर एक्टिंग करते हुए बोलती है, निखिल देखना, मैं आटा नहीं बना पा रही हूँ। ये साड़ी का पल्ला काफी परेशान कर रहा है, इसे मेरी कमर में लगा दो। पर भाभी, मैं कैसे? अरे कोई बात नहीं, कर दो। ऐसे ही हफ्ता बीत जाता है। राधिका धीरे धीरे निखिल के करीब आती है, उसे टच करती है। एक बार तो बाथरूम में वो कपड़े देने आता है कि साबुन का पानी जानबूझकर फैलाकर उसी पर राधिका फिसल जाती है। उप्स, भाभी सॉरी, आपको लगी तो नहीं? अरे तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? मुझे तो अच्छा लग रहा है। काश मैं तुम्हें अपना पति बना पाती, अपने भाई से ज्यादा हैंडसम हो। भाभी आप ये क्या कह रही हो? आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, किसी को पता नहीं चलेगा। अब बताओ, तुम मुझे पसंद करते हो? सच कहूँ तो हाँ, आप बहुत ज्यादा हॉट हो। चलिए हट जाइए वरना कोई देख लेगा। ओह कम ऑन, घर में कोई नहीं है। कम टू माय बेडरूम। घर वालों के ना होने का निखिल और राधिका बहुत अच्छा फायदा उठाते हैं। जब मौका मिलता है घर में एक साथ टाइम स्पेंड करते थे। निखिल उसके लिए चोरी चुपके चॉकलेट और ना जाने क्या क्या ला कर देता था। और एक रात छत पर दोनों एक दूसरे से लिपटकर भागकर शादी करने की बात कर रहे थे कि ये सब सुनकर शुभम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। छी, मुझे शर्म आ रही है। मेरी पत्नी और मेरे भाई ही मेरी पीठ पीछे छुरा घोंप सकते हैं। मुझे माँ को बताना होगा। आंखों में आंसू लेकर शुभम वहां से चला जाता है। अगली सुबह कमला के पास जाता है। माँ, सुधा मौसी ने आपको फौरन बुलाया है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, चलिए हम चलते हैं। क्या? ठीक है बेटा, जल्दी चल। बहू तुम घर का ख्याल रखना। जी माँ जी। फिर शुभम कमला को घर से लेकर निकल जाता है और बीच रास्ते में राधिका और निखिल की सारी सच्चाई बता देता है, जिसे सुनकर कमला हैरान रह जाती है। बेटा तू ये क्या बोल रहा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो हम घर चलकर अपनी आंखों से देख लेते हैं। फिर वो घर की ओर मुड़ते हैं। वहीं निखिल और राधिका अपने रूम को डेकोरेट करके हम बिस्तर होने की फिराक में थे। मेरी ये शॉर्ट ड्रेस तुम्हें कैसी लग रही है? निखिल, मेरा सपना था कि मुझे तुम्हारे जैसा पति मिले। आज सिर्फ इस घर में हम दोनों और हमारी तन्हाई है। हाँ बिल्कुल, और तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो राधिका। इसके बाद निखिल जैसे ही लाइट बंद करके उसका हाथ पकड़ता है, इतने में कमला और शुभम दबे पांव आकर कमरे में लाइट जला देते हैं। और ये नजारा देखकर कमला अपने बहू और बेटे को एक तेज का चांटा मारती है। छी, तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आई क्या? माँ बेटे जैसे इतने पवित्र रिश्ते का तुमने मजाक बनाकर रख दिया। और बहू तू मेरे छोटे बेटे के साथ सुहागरात। छी निखिल, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने अपने भाई के साथ ऐसा किया। कैसे कर गया निकम्मे ये तू? कमला गुस्से में निखिल को झाड़ू से मारती है। फिर रोते हुए निखिल कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था। माफ कर दीजिए भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर मेरा विश्वास तो टूट गया ना। और राधिका इतनी दिक्कत ही थी तो तलाक की बात कर लेती। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, फिर दोनों शादी करना। नहीं नहीं शुभम जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे तलाक मत लीजिए। माँ को पता चला तो जीती जी मर जाएंगी। मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं सुधरने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अच्छा होता तुम मुझे पहले ही अपना लेती। मैं काला जरूर हूँ लेकिन तुमसे बहुत प्यार करता हूँ राधिका। राधिका के आंसू देखकर शुभम उसे माफ कर एक मौका देता है। वहीं निखिल वापस पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला जाता है और धीरे धीरे राधिका शुभम की कदर करती है और उसे एहसास होता है कि इंसान का सिर्फ रंग रूप नहीं, दिल अच्छा होने पर भी जिंदगी साथ बिताई जा सकती है। एकदम शांति का माहौल होता है। लता अपने बेटे के साथ दरवाजे पर एक सुंदर और गोरी लड़की को देखती है, जिसके बाद वो अपने बेटे से पूछती है, ये लड़की कौन है बेटा? तू इस लड़की को इस
घर में क्यों लेकर आया है? माँ, ये रागिनी है। हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली है। अब से ये आपकी बहू है माँ। तभी वहां पर विनय की 4 बोनी बहनें भी आ जाती हैं, जिनका रंग बहुत ज्यादा काला होता है। उन्हें देखते ही रागिनी कहती है, ये 4 नाइजीरियन के बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमने हफ्सियों के बच्चों को भी पाल रखा है क्या? ये सुनकर विनय को थोड़ा अजीब लगता है। नहीं नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये चारों मेरी बहनें हैं। क्या कहा तुमने? ये चारों तुम्हारी बहनें हैं? खैर, अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ। छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा कमरा कहाँ पर है? रागिनी अपना गृह प्रवेश भी नहीं होने देती और सीधा अर्जुन के कमरे में चली जाती है, जिसके बाद लता बाहर आंगन में अपने बेटे का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही अर्जुन उसके पास आता है, वो उससे पूछती है, ये सब कब हुआ बेटा? और ये तूने अचानक से शादी कब कर ली? तूने हमें कुछ भी नहीं बताया। माँ, रागिनी मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करती थी। उसे और मुझे एक दूसरे से प्यार हो गया था, जिसके बाद हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन रागिनी का परिवार उसकी शादी के खिलाफ था, इसलिए हमने अपनी मर्जी से मंदिर में शादी कर ली और मैं रागिनी को यहाँ लेकर आ गया। अरे बेटा, मुझे तो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता देता। खैर, कोई बात नहीं। चल, मैं तेरे और तेरी पत्नी के लिए कुछ बना देती हूँ। तुम लोगों ने कुछ खाया नहीं होगा। लता ऐसा कहकर रसोई में जाती है और अपने बहू बेटे के लिए खाना बनाती है, लेकिन रागिनी उसमें भी नकल निकाल देती है। ओह माय गॉड, कितना गंदा खाना बनाया है। इतना गंदा खाना कोई कैसे बना सकता है? कैसे लोग हैं इस घर में? लोगों को खाना बनाना नहीं आता? तुम कैसी बातें कर रही हो? ये खाना मेरी माँ ने खुद अपने हाथों से बनाया है और वो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। पता है, तुमने कभी जिंदगी में स्वादिष्ट खाना खाया ही नहीं। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें क्या ही बोल सकती हूँ। मेरा ये खाना खाने का मन नहीं है। चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। विनय को मजबूरन रागिनी को लेकर बाहर खाना खाने जाना पड़ता है। वहीं घर में ये माहौल देखकर लता की चारों बेटी कहती है, माँ, ये सब क्या हो रहा है? भाभी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? कोई दिक्कत है तो हमें बताओ। माँ, भैया भाभी को बाहर लेकर गई हैं। लगता है उन्हें हमारे घर पसंद नहीं आया। तुम्हारी भाभी को ये घर ही नहीं बल्कि मेरे हाथों का खाना भी पसंद नहीं आया। खैर, कोई बात नहीं। अब मैं कोशिश करूंगी कि उसके लिए और अच्छा खाना बनाऊं। अपनी माँ की बातें सुनकर उसकी बाकी की दोनों बेटियां, जो कि बोनी थीं, वो कहती हैं, माँ, लगता है हमारी भाभी थोड़ी सी घमंडी है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो इस घर में रहना सीख जाएंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी भाभी को ज्यादा ही घमंड है और वो भैया को एक दिन हमसे अलग कर देंगी? तुम चारों बेकार में इतना डर रही हो। डरने की कोई बात नहीं है। आराम से अपने अपने काम करो। जाओ काजल, तुम्हें पढ़ाई भी करनी होगी। विनय की चारों बहनें बहुत ज्यादा टैलेंटेड थीं। एक को पार्लर का काम आता था तो दूसरे को सिलाई का, वहीं तीसरी को बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती थी। वहीं सबसे छोटी बेटी काजल ओकेजन पर फंक्शन में सजावट का काम किया करती थी। इस प्रकार वो अपने टैलेंट से अपने घर को चलाने लायक पैसा कमा लेती हैं और अपने शौकों को भी पूरा कर लेती हैं। इतना टैलेंट होने के बाद भी रागिनी उन्हें कुछ नहीं समझती। शादी के बाद वो जब उन चारों को अकेला देखती है तो वो घर के सारे काम उन्हीं से करवाने लगती है। आखिर कर क्या रही हो तुम चारों यहाँ पर? इन सब फालतू के कामों के अलावा तुम्हें कुछ आता है या नहीं? जाओ, अब जाकर 2 जने घर की साफ सफाई करो और 2 जने खाने के लिए कुछ बना लो। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अपनी भाभी का ये बर्ताव उन्हें बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो रागिनी की सारी बातें मानती हैं और घर के सारे काम कर लेती हैं। कुछ ही देर में लता भी मंदिर से आ जाती है, जिसे देखकर रागिनी कहती है, अरे माँ जी, क्या हमेशा ये सफेद साड़ी पहन कर रखती हो? मैं तो कहती हूँ कि अपनी जिंदगी में थोड़े से रंग भर लो और रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनो। बहू, तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसी बातें अपनी सास से करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? तुम जानती हो कि मैं विधवा हूँ। इस प्रकार तुम मेरा अपमान कर रही हो। लता की आवाज सुनकर रागिनी अपने मन में सोचती है, अगर मेरी इस विधवा सास ने मेरे पति से मेरी चुगली कर दी तो वो मुझे बेकार में डांटेगा। इससे अच्छा है कि मैं माफी मांग लेती हूँ। रागिनी झूठ मूठ की माफी मांग लेती है, लेकिन उसे कोई भी पछतावा नहीं होता। वहीं वो अपने पति और अपनी सास के पीठ पीछे अपनी काली बोनी नंदो को बहुत ज्यादा परेशान करती है। वो चारों एक दिन अपने कमरे में एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। ऐसा कब तक चलेगा?
हमारी भाभी घर के सारे काम हमसे ही करवाती है। इसकी वजह से हम अपने खुद के काम नहीं कर पाते। क्यों ना हम भैया को ही सब कुछ बता दें। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भैया को लगेगा कि हमें हमारी भाभी पसंद नहीं है, हम उनके रंग से चिढ़ते हैं। चलो हम घर के काम कर लेते हैं, नहीं तो भाभी हमें फिर से डांटेंगी और उल्टा सीधा कहेंगी। अपनी भाभी के डर से वो घर के सारे काम कर लेती हैं। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और अब रागिनी गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद वो अपने बिस्तर से जरा भी नहीं हिलती, जिसकी वजह से वो बिस्तर पर बैठे बैठे अपनी बोनी काली नंदों से सारे काम करवाती है और उन्हें उल्टा सीधा भी बोलती है। तुम चारों बिल्कुल हफ्सियों की तरह नजर आती हो। अरे लगता ही नहीं कि विनय तुम्हारा भाई है। मन तो ऐसा करता है कि तुम चारों को हफ्सियों के पास जाकर छोड़ दो। चलो अब जल्दी से मेरे लिए जूस लेकर आओ। रागिनी बहुत बुरा बर्ताव करती है, लेकिन वो चारों अपने भाई की खुशी के चलते उससे कुछ नहीं कहती। ये पूरे 9 महीने बीत जाते हैं। एक दिन रागिनी सीढ़ियों से उतर रही होती है कि तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो पीठ के बल गिरती है। वो बहुत तेज चिल्लाती है कि अचानक से वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसकी चारों बोनी ननंद उसको हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। हॉस्पिटल में उसे तुरंत इमरजेंसी में लेकर जाते हैं और ऑपरेशन से उसका बच्चा सही सलामत पेट से निकाल लेते हैं। जैसे ही रागिनी को होश आता है, वो अपने बगल में बच्चे को देखती है। बच्चा, मेरा बच्चा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बच्चा सही सलामत है। रागिनी बहुत खुश होती है कि तभी डॉक्टर उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, भगवान के साथ साथ अपनी चारों नंद का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हारी सही समय पर जान बचा ली। नहीं तो आज तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों में से कोई नहीं बच पाता। ये सुनने के बाद रागिनी को बहुत अच्छा लगता है। वहीं उसे अपनी गलती का पछतावा भी होता है। तभी वहाँ उसकी सास आ जाती है। माँ जी, मेरी चारों नंदे कहाँ हैं? उन्हें जल्दी से बुलाइए। लता जैसे ही अपनी चारों बेटियों को बुलाती है, रागिनी उनसे अपनी गलती की माफी मांगती है। क्या हुआ बहू, तू अपनी ननंद से माफी क्यों मांग रही है? मेरी नंदी नहीं होती तो शायद आज मैं भी नहीं होती और ना मेरा बच्चा होता। ऊपर से मैंने इन चारों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। जब कोई नहीं होता था तो मैं उनके ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। उस दिन के बाद से रागिनी अपने ससुराल में अपनी चारों ननंद के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अब वो उनसे कुछ नहीं कहती, बल्कि उनके हर एक काम में उनका साथ देती है।